हैं, आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए उत्तराखंड पटवारी जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 तारीख को, उस दृष्टि से यहाँ पर गतिविधि सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। रोज़ रात में हम 9 बजे सिर्फ़ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों। आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर का एक छोटा-सा टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे जब मैं टेस्ट ले रहा था, तब बच्चों ने मुझसे आईटी एक्ट के बारे में और आरटीआई एक्ट के बारे में बात करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सर इसके बारे में भी थोड़ा-सा करा देना। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पर आईटी एक्ट और यहाँ पर आरटीआई एक्ट के बारे में अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल चर्चा करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं रखेंगे, लगभग हमारी 19 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी और इसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक-एक चीज़ समझा दूँगा। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल जो-जो मैं क्वेश्चंस बताऊँगा, उतने ही क्वेश्चंस आपको इसके अंतर्गत करने होंगे और आप लोग मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं कि कल हम कौन-सा यहाँ पर टॉपिक लेकर आएँ। देखो, जो भी आपको टॉपिक कठिन लगेगा, वो आप मुझे बता दीजिए और 28 और 29 तारीख को आप लोगों को मैं अभी बता दे रहा हूँ, 28 और 29 तारीख को आपको 2 दिन लगभग करंट अफेयर की लगभग यहाँ पर 400 प्रश्नों की हम लोग सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। एक दिन 200 लाएँगे, अगले दिन 200 लेकर आएँगे। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सारे के सारे विद्यार्थी रोज़ हमारे साथ यहाँ पर जो हम बिल्कुल टॉपिक लेकर आ रहे हैं, उसको अच्छी तरह ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 19 या 20 मिनट माँग रहा हूँ और हो सकता है यहाँ से आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलें और जो लास्ट में ये चीज़ें कर जाएगा, ये मानकर चलें, ये 10 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर आईटी एक्ट क्यों लाया गया, क्या इसका रीज़न था। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में भी आईटी एक्ट के बारे में है। साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में आज हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। देखो, साइबर एक्ट और साइबर एक्ट के अंतर्गत जो आईटी एक्ट आता है, आज इसके बारे में हम लोग अच्छे से बताएंगे। हम लोग इसके अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर किसके बारे में और बता रहे होंगे, यहाँ पर आरटीआई एक्ट के बारे में भी बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा मैं। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना और आप लोगों को मैं अभी से ही बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछेगा, देखो अगर कांस्टेबल में प्रश्न ये बना था आईटी एक्ट कब आया, हो सकता है आपसे आरटीआई एक्ट के बारे में पूछ लिया जाए। 2005 के अंतर्गत आया है आईटी एक्ट, आप लोगों का 2000 के अंतर्गत आया है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आपसे अब ये पूछा जा सकता है कि आईटी एक्ट में संशोधन कब हुआ था। आईटी एक्ट में संशोधन 2008 में हुआ था। ये भी मैं बता दूंगा क्यों हुआ था, क्या रीजन था। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आरटीआई एक्ट की, तो इसमें 2013 के अंतर्गत संशोधन हुआ है। अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसमें 2008 में हुआ है। ठीक है, आरटीआई एक्ट की बात करेंगे तो 2013 के अंतर्गत हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ आईटी एक्ट के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें हैं, ये भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। आईटी एक्ट के समय जब हम आपसे बात करेंगे, जब आईटी एक्ट आया था, तो इस टाइम यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, सब लोग जानते होंगे। आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट सेशन पे, इस टाइम पीएम कौन थे। ठीक है, 2005 में यहाँ पर ये बताएं 2005 में कौन राष्ट्रपति थे। 2000 के टाइम पे तो केआर नारायण थे। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। ये आपके उत्तराखंड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी टाइम पर यहाँ पर आप लोगों का उत्तराखंड का भी गठन हुआ था। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, तो 2000 में केआर नारायण यहाँ पर राष्ट्रपति रहे होंगे। पीएम कौन थे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर आप बताएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आईटी एक्ट संशोधन या फिर आईटी एक्ट के बारे में, 2000 की बात कर रहे हैं, तो ये लागू यहाँ पर सबसे पहले पारित होगा, उसके बाद ये लागू होगा। इसको मैं अभी आपको बता दूंगा कि विधेयक कैसे करके आते हैं, कैसे करके लोकसभा द्वारा फिर इसको भेजा जाता है, फिर कैसे करके राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से आप लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की अनुमति यहाँ पर मिलते ही या हस्ताक्षर होते ही उसको संसद इसको लागू कर देती है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा राष्ट्रपति की मंजूरी आईटी एक्ट को कब मिली थी, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यहाँ पर इसका सीधा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, 9 जून 2000 को। आपसे कोई पूछेगा कब पारित हुआ था, तो 9 जून 2000 को हुआ था। लागू कब किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न डायरेक्ट बनता है, तो बिल्कुल डेट से आपको इसको याद कर चलना है। डेट से बिल्कुल आपको याद कर चलना है। कब बनता है ये आप लोगों का, 17 तारीख। ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 के टाइम पर ये आप लोगों का यहाँ पर लागू होगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। सीधे सीधे देख लेते हैं। 13 अध्याय हैं, 94 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। तो हम क्या 94 धाराओं को पढ़ेंगे? नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी हम उनके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे और जो उसमें भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी हम उसको अच्छी
तरह समझ रहे होंगे। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आप लोगों की 66वीं धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 66 ए आप लोगों की इस टाइम अब ख़त्म हो चुकी है, परंतु एक टाइम पर ये भी बहुत अच्छा रोल निभाती थी, परंतु अब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ धाराएँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। देखो यहाँ पर अभी कुछ 2-3 धाराएँ हैं, इनके बारे में मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहली धारा जो आप लोगों की है यहाँ पर, तो देख रहे होंगे कंप्यूटर साधन क्रोड से छेड़छाड़, यानी आप ये समझ लीजिए कोई सा भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ का आप लोग छेड़छाड़ करते हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर आप इंटरनेट में करते हैं, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को धारा 65 देखना होगा। धारा 66 के अंतर्गत क्या होगा, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी अपराध होंगे, जैसे आप लोग हैकिंग की बात करेंगे तो ये इसके अंतर्गत आ रहा होगा। अगर मैं बात करूँगा आप लोगों से धारा 66 ए की, तो ये संसूचना सेवा आदि के द्वारा यहाँ पर संदेश भेजने, जैसे आप लोग कभी किसी के खिलाफ कुछ चीज़ बोल देते हैं, तो ये इस चीज़ के लिए यहाँ पर संवैधानिक घोषित, मैंने इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को देख लेना। 66 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले आप लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को देख लेना। सबसे पहले जब आप कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ बोल रहे होते हैं नेट में या इंटरनेट में, तो वो उसके खिलाफ मानहानि का केस लगाकर यहाँ पर उसको ये चीज़ क्या हो जाती थी, ये इसके खिलाफ होता था। 66 ए के दौरान ये आती थी और यहाँ पर दंड मिला मिला करता था, परंतु श्रेया सिंघल ने इन्होंने यहाँ पर 19 ए के अंतर्गत, 19 कॉ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में ये केस चर्चा में रहा था। श्रेया सिंघल का, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी और इन्होंने यहाँ पर कोर्ट में एक केस हाजिर किया था कि अगर हम किसी के खिलाफ कुछ चीज़ बोलते भी हैं तो ये हम लोगों का यहाँ पर क्या है, अभी सूचना, ये आप जिसको पता होगा 19 कॉ के अंतर्गत, अगर आप ये चीज़ को जानते होंगे, अभिव्यक्ति, यानी हम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हम लोगों को मिलनी चाहिए। इस चीज़ पर यहाँ पर एससी के सामने, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट है, जज के सामने इस चीज़ को अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो 66 ए क्या कहता है, आप लोगों का ये जो था ये अब असंवैधानिक घोषित हो गया है, पर ये बहुत ज़्यादा सूचना में क्यों रहा था। श्रेया सिंघल बनाम माउथ सट, याद रखना, श्रेया सिंघल बनाम माउथ सट एक केस था, इसके दौरान इस चीज़ को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से कर रहे होंगे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। सबसे पहला आता है आप लोगों का आईटी एक्ट के अंतर्गत धारा 1। धारा 1 क्या कहती है, परिभाषा को निभाती है, इस चीज़ को देख लेना। धारा 1 के अंतर्गत ये कहा गया है, आईटी एक्ट का मतलब क्या है, आईटी एक्ट 2002 में कौन इसको पारित करेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, सब इसके अंतर्गत बताया गया है। धारा 2 के अंतर्गत यहाँ पर इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है, इस चीज़ को आप अच्छे देख लेना। धारा 4 के तहत यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सूचना विधि के मान्य होंगी, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। जितनी भी सूचनाएं होंगी सब वो आप लोगों की ये चीज़ को देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक जो सूचनाएं होती हैं सारी इस विधि के अंतर्गत मान्य होंगी, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर धारा 45 की, धारा 45 आप लोगों की क्या होगी, अवशिष्ट जुर्माना को लेकर आएगी। अवशिष्ट जुर्माना किस प्रकार का जुर्माना है कि आईटी एक्ट के अंतर्गत भी कुछ ऐसे नियम हैं जो वहाँ पर लिखे नहीं गए हैं, परंतु ऐसे भी कुछ दंड हो जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, तो उसको अलग तौर से जब जुर्माना दिया जाता है तो उसी को अवशिष्ट जुर्माना कहते हैं। इसके लिए लगभग 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ता है। ये चीज़ मानकर चलें, जिस चीज़ का भी यहाँ पर वर्णन नहीं है उस चीज़ के लिए अगर हम लोग दंड देते हैं तो वो अशिष्ट जुर्माने के अंतर्गत आएगा, वो धारा 45 के अंतर्गत है। धारा 65 आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, दस्तावेज से छेड़छाड़, मैंने अभी इससे पहले आपको बता दिया था, ये जो भी इसके अंतर्गत आएगा इसके अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद आपका आता है 66वां धारा, ये आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था, हैकिंग से रिलेटेड जो भी धारा होगी वो 66वीं धारा होगी। और 66 की जितने भी सब आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर जितने भी उपबंध हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ हैकिंग के अंतर्गत, तो 3 वर्ष और 5 लाख का जुर्माना आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करता हूँ, सीधे पीछे से चलेंगे तो यहाँ पर जो आपका 66 चौ है, याद रखना 66 चौ की बात कर रहे हैं, तो ये साइबर आतंकवाद को दर्शाएगा। सबसे पहले साइबर आतंकवाद के बारे में जब भी बात होगी तो आप 66 कौ को लेकर चलेंगे। इसमें अधिकतम 10 वर्ष, इसमें अधिकतम यहाँ पर 10 लाख का जुर्माना है और आजीवन कारावास है। सबसे ज़्यादा आप लोगों का इसी के अंतर्गत देखा जाएगा। इस आईटी एक्ट में अगर जुर्माना या फिर आपको जीवन और जीवन कारावास किसके अंतर्गत हो सकती है, साइबर
साइबर आतंकवाद के अंतर्गत हो सकती है, या फिर आप लोगों का भी एक लैंगिक अपराध होएगा उसके अंतर्गत मिल सकती है। 2 ही चीज़ें हैं जहाँ पर सबसे अधिकतम ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आईटी एक्ट के अंतर्गत जो आपके यहाँ पर जुर्माना देते हैं या फिर जो भी आजीवन कारावास होता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, ये चीज़ आप लोग देख लेना। 66 क के अंतर्गत आएगा। अभी आप लोगों का एक 67 क आएगा, 67 क आएगा और उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। 66 च और 67 क के अंतर्गत और जीवन और 10 लाख का यहाँ पर कारावास होता है। इस चीज़ को यहाँ पर 10 लाख रुपए का आपका जुर्माना और आजीवन कारावास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 66 क की। तो 66 क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के माध्यम से कभी भी कोई अगर धमकी देता है या कुछ भी देता है तो इसके अंतर्गत आएगा। 66 ख की बात करेंगे तो चोरी के संचार उपकरण, अगर जैसे मान लो अगर कुछ भी चीज़ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक हो या चाहे कोई भी चीज़ हो उसको आप लोग खरीद रहे हैं, नेट के थ्रू खरीद रहे हैं, क्योंकि देखो आईटी एक्ट है, इस चीज़ को आप लोग देख रहे हो नेट के थ्रू होगा सारी चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को खरीद रहे हैं संचार उपकरण को तो उस पर भी आपको जुर्माना लग सकता है, उस पर भी आपको यहाँ पर क्या कहते हैं अपराधी घोषित किया जा सकता है। तो ये चीज़ को आप लोग देखते रहना, ठीक है। कौन कौन से बता दिए मैंने, 66 चौ, 66 क और 66 ख। 66 ग के अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा तो पहचान छुपाकर, जैसे कभी कभार क्या होता है बहुत सारे विद्यार्थी, इस चीज़ को आप लोग सुन लीजिए, ये आप लोगों से ही रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं फेसबुक में फेक आईडी जो बनाते हैं, इस चीज़ को मानकर चलना। यदि उससे किसी का मानहानि कर रहे हो या फिर उससे आप लोग किसी से उसके प्राइवेसी से खिलवाड़ कर रहे हो, चाहे कुछ भी चीज़ कर रहे हो, जैसे डिजिटल सिग्नेचर से, उसके पासवर्ड से, उसकी ओटीपी से, उसके जितने भी अगर पर्सनल चीज़ों से आप लोग इसकी छेड़छाड़ करते हैं या फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको यहाँ से, जैसे आप लोग समझ रहे होंगे एमएमएस जो चल जाते हैं इधर से उधर फैलाते हो या कुछ भी करते हो, तो ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। ये लोग आप समझ लेना। 66 ग ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 3 वर्ष का कारावास होगा और 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के विद्यार्थी, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ जितने भी हैं आप लोग अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी ये चीज़ें बोलें कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो फेक चीज़ें हैं वो चीज़ें ना करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस टाइम सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुकी है इन चीज़ों के मामले में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये बताएं 66 डी के बारे में बात करते हैं। तो 66 डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 66 डी क्या इंपॉर्टेंट है, तो 66 डी कंप्यूटर साधन में अगर डुप्लीकेट बनाते हो, जैसे आप लोग मान लो कभी कभी डुप्लीकेट के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ कि कभी कोई अगर जैसे मान लो ये यूट्यूब चैनल ही है, ठीक है, अगर इस यूट्यूब चैनल का भी अगर कुछ चीज़ आप लोग डुप्लीकेट बनाते हो या फिर आप कुछ भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, अगर इसका आप लोग डुप्लीकेट का जब भी यूज करेंगे तो 66 डी के अंतर्गत आएगा। इसमें भी 3 वर्ष और 1 लाख का यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है एक लास्ट आप लोगों का यहाँ पर 66 डी, इस चीज़ को देख लेना, ये 5th है, ये 5वां नंबर का है। इसमें निजता और प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब आप अपने कमरे में कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, एकांतता का अतिक्रमण अगर आप कर रहे हैं किसी के खिलाफ, अगर वो कुछ भी करता है बंद कमरे के अंदर और आप उस चीज़ की फ़ोटो खींच के दुनिया को दिखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत 3 वर्ष की सज़ा और 2 लाख का जुर्माना हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो 2 आर्टिकल थे 66 और 67, देखो मैं पहले ही बोलूँगा 2 आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 66 और 67। 67 धारा के अंतर्गत क्या होता है, अश्लीलता के प्रक्षेपण के खिलाफ होता है। इसमें देख लेना ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला क और ख। ख खाने में सबसे पहले क्या होगा, ये जितने भी 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए अगर आप लोग बिल्कुल अभद्र या अश्लील सामग्री कुछ भी अगर किसी को आप लोग इधर से उधर डाउनलोड या कुछ भी करके देते हो तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल याद रखना छोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 10 वर्ष और आप लोगों को हो सकता है जीवन कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना, मैंने अभी ऊपर ही बताया था, इसी के अंतर्गत आता है। अब 67 क्या होगा, 67 होगा अवयस्क, 18 साल से नीचे के जितने भी लड़की हैं, जितने भी आप लोग ये चीज़ मानकर चलें, उसमें अगर ये सब अभद्रता करते हैं या फिर अश्लील जितनी भी चीज़ों को इधर से उधर करते हैं तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर 5 वर्ष और 10 लाख रुपए दोनों को देने का है। इस चीज़ को आप लोग सुन लेना, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी आप लोग हैं, आप लोग इस चीज़ को मानकर चलें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आज मैंने आपको ये बताया आईटी एक्ट के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है आप लोग इस चीज़ का ज्ञान सिर्फ आपके पेपर से रिलेटेड है, ये आपको भी होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो सोच समझकर इस चीज़ों को आपको करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है
यहाँ पर आरटीआई आरटीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आरटीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, आरटीआई लाने का यहाँ पर रीज़न क्या रहा, इस चीज़ को मैं पूरा बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, देखो आरटीआई क्या है, सूचना का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत आप लोग किसी भी निकाय द्वारा, सरकारी निकाय द्वारा या सरकार के किसी भी प्राधिकारी से या किसी भी सरकार के ऐसे तत्व से जहाँ पर आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप उसको 10 रुपये देकर यहाँ पर कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो उसको पूछने के भी आप लोगों के पास यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी होती हैं। जैसे जन केंद्र पर सबसे पहले आप लोग जन केंद्र पर आरटीआई लगाएंगे, जन केंद्र के बाद आप लोग प्रथम अपीलीकरण पर लगाएंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ के किस पर लगाएंगे, आयोग को, जो यहाँ पर जो उसका भी आयोग बनेगा, सूचना आयुक्त बनेंगे, उनको देंगे। अगर वो भी नहीं मानेंगे तो लास्ट में जाकर आप लोग इसको कहाँ पर जाते हैं, एससी और एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझ लेना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप किसके तहत जाएंगे, 19 कौ के तहत। याद रखना 19 कौ के तहत। अगर आप लोग 19 कौ के तहत, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, 19 कौ के तहत यदि आप आरटीआई के अंतर्गत कुछ भी चीज़ चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं 32 आर्टिकल से। ये चीज़ को आप लोग देख लेना। और यहाँ पर और जो आपका कौन सा है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी आप लोग अपील लगा सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये संवैधानिक निकाय बन जाता है। यही रीज़न है आरटीआई को एक संवैधानिक निकाय घोषित इसलिए किया गया है क्योंकि ये 19 कौ के अंतर्गत आता है। अब आपसे पूछ लेंगे आरटीआई किसके अंतर्गत आता है, अभी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा था तो बहुत सारे विद्यार्थी इसे कानूनी दे रहे थे अवधारणा, परंतु ये संवैधानिक अवधारणा के अंतर्गत आएगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सबसे पहला आप लोगों का इसमें 6 अध्याय हैं और आपकी अगर बात करते हैं 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूची हैं। इससे पहले मैंने आपको ऊपर बताया था वहाँ पर 94 थी और 2 वहाँ पर 4 अनुसूचियाँ थीं। ये मैंने आपको पूरा अच्छी तरह ऊपर बता दिया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी प्लीज़ आप लोग इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को एक एक करके लाते हैं और आप लोग मुझे कमेंट में ये बता दें कि कल को हम कौन सा यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक लेकर आएँ। देखो जो आप लोग टॉपिक बोलेंगे सिर्फ उसी टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लास्ट 10 दिन बचे हैं, जो आप लोगों को लगता है कठिन है उसी चीज़ के लिए आप यहाँ पर टॉपिक दीजिए, जो आते होंगे वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो धारा 1 के अंतर्गत आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है, जब भी आप किसी भी आर्टिकल की बात की जाएगी तो उसमें सबसे पहले संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, तो संपूर्ण भारत में है। 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर में नहीं था, परंतु 2019 के बाद अब ये जम्मू कश्मीर में भी हो गया है, तो ये संपूर्ण भारत में लगता है। ऐसी आईटी एक्ट में भी है, इस चीज़ को देख लेना, आईटी एक्ट भी अब संपूर्ण भारत में लगता है। अगर मैं बात करता हूँ प्रारंभ की तो 2005 से ये पारित किया गया था और 2005 में ही आप लोगों का यहाँ पर इस चीज़ को लागू भी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये देखो, मैंने कहा था मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि एक विधेयक, आप इस चीज़ को देख लेना, एक विधेयक क्या होता है, एक बिल होता है, एक बिल होता है, इसको कैसे करके आप एक्ट में बदल सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग आज अच्छी तरह देख लें। तो सबसे पहले आप लोगों के पास लोकसभा होगी और ये राज्यसभा है, और इन सब के बाद एक प्लस आता है प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर बनती है हम लोगों की संसद, और इन संसद के अंतर्गत जब भी यहाँ पर अपील होती है कि एक विधेयक को लेके, जैसे मान लो आरटीआई विधेयक आया था, ठीक है, आरटीआई विधेयक को लाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारी मांग की जाएगी लोकसभा में। लोकसभा में अगर मान लो कुछ परसेंट से इस चीज़ को हाँ घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद इसको फिर राज्यसभा में भी पूछा जाता है। राज्यसभा में इतनी ज़्यादा देखो यहाँ पर पूछने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाता, परंतु अगर इन लोगों ने नहीं कर दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे, हाँ ये प्रेसिडेंट को दे देंगे। प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या करेगा, एक बार और इनसे कहेगा कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखें, आप लोग एक बार राज्यसभा में पूछेगा कि एक बार देखें क्या इस चीज़ को आप लोग हाँ करेंगे। अगर राज्यसभा ने हाँ कर दिया तो प्रेसिडेंट उसमें हस्ताक्षर करके क्या करेगा, हस्ताक्षर करके दोबारा यहाँ पर दे देगा इसको लोकसभा को, फिर उसके बाद इसको एक्ट में पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि ये ना करते हैं, मान लीजिए अगर राज्यसभा यहाँ पर मना कर देता है विधेयक बनने को, तो प्रेसिडेंट को ये दोबारा देगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा किसके साथ, यहाँ
यहाँ पर जो विपक्ष के अधिकारी हैं उनके साथ, और जो यहाँ पर बैठे हुए प्रेसिडेंट, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं लोकसभा के अध्यक्ष और यहाँ पर महासचिव और प्लस यहाँ पर प्रेसिडेंट, इन सब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इन सब से बात करके दोबारा ये एक्ट में बदलने के लिए बात करेगा। यदि लगेगा कि कुछ परसेंट हाँ ये होना चाहिए, तो उसको एक्ट बनाने के लिए बिल्कुल मंजूरी मिल जाएगी। और एक बार यहाँ पर हस्ताक्षर यहाँ पर प्रेसिडेंट के हो गए तो ये मानकर चलें कुछ टाइम बाद लोकसभा उसको यहाँ पर कानून में बदल देती है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। और जब एक बार जब कोई एक्ट बन जाता है तो वो लॉ बन जाता है और वो कानून बन जाता है। तो ऐसे ही करके आरटीआई भी सामने आया था। इसके आने का क्या कारण था ये अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 15 जून 2005 के अंतर्गत। 15 जून 2005 के अंतर्गत क्या होता है, इसको राज्यसभा के सामने देखो लाया जाता है। राज्यसभा में कुछ चीज़ों पर जो इन चीज़ों को लागू किया जाता है, सबसे पहले इस चीज़ को देखना, पूरा लागू नहीं हुआ था। इस चीज़ को देख लेना, आरटीआई जब स्टार्टिंग में पारित हुआ तो ये पूरा लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 4(1) यानी याद रखना 4(1), 5(1), 2 आर्टिकल, उसके बाद 12 आर्टिकल, इस चीज़ को देखना 13 आर्टिकल, 15, 16, 24, 27 और 28 ये आर्टिकल ही लागू हुए थे पारित होते टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना बहस छिड़ी थी, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर उसके 120 दिन बाद 12 अक्टूबर, कब 120 दिन बाद 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को पूरा उपबंध जितने भी इसके अंतर्गत आर्टिकल मैंने अभी आपको बताए, 31 आर्टिकल जो इसके अंदर 31 धाराएं हैं, ये सारी की सारी लागू कर दी जाती हैं। कब कर दी जाती हैं? 12 अक्टूबर। 15 जून को ये पारित किया गया, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। और यहाँ पर लागू कब किया जाएगा? 12 अक्टूबर 2005 के अंतर्गत। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ये बताएंगे 2005 में कौन यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे थे, कौन यहाँ पर सीएम, यहाँ पर कौन पीएम थे, इस चीज़ को आप मुझे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, आर्टिकल यहाँ पर जो आरटीआई है क्यों आया गया, मैंने ऊपर बता दिया। लोक प्राधिकारी सरकारों से पारदर्शिता और उनके जवाबदेही के लिए ये बनाया गया था। आप क्या काम करते हैं, क्यों, इस चीज़ को मानकर चले। अगर किसी का वेतन भी पूछना चाहते हैं आप, किसी भी सरकार का, उसने किसी पर कितना खर्च किया ये भी पूछना चाहते हैं, बजट के बारे में भी पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक निजी जन केंद्र होता है, जन प्राधिकरण होता है, उसमें जाना पड़ता है। अगर वो उस चीज़ को नहीं मानता है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? प्रथम अपीलीकरण अधिकारी पर जाएंगे। हो सकते हैं वो आपके जिलाधिकारी हो या कोई भी, उस पर जाएंगे। फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं मानते हैं मान लो, तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप सीधे आयुक्त पर जाएंगे, सूचना आयुक्त पर। राज्य सूचना आयुक्त भी नहीं मानता है तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण होंगे सारी चीज़ें। अगर मान लो ये भी नहीं मानते हैं तो आप लोग सीधे जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे किसके तहत यहाँ पर है, आपका हाई कोर्ट के तहत इसको ले जाया जाता है। जल्दी मुझे आर्टिकल के तहत बताइए। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका 2015 में इस चीज़ को देख लेना। 2015 में पहली बार आरबीआई को भी आरटीआई के दायरे में लाया गया था। पूछा जा सकता है कि आरबीआई आरबीआई आप जानते हैं बैंकों का बैंक है, यही सारी बैंकों पर निगरानी रखता है। तो इस पर जयंती लाल मिस्त्री करके एक यहाँ पर एक आदमी थे, उन्होंने यहाँ पर केस लड़ा था। इस चीज़ को देख लेना। इनके केस के दौरान ही आरबीआई को आरटीआई के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था, और ये 2015 के बाद हुआ है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। दूसरा हम बात करते हैं, यह एक फंडामेंटल राइट है। इस चीज़ को देख लेना, फंडामेंटल राइट आपके 12 से लेकर 35 आर्टिकल के मध्य हैं, ये आपको पता होंगे। उसमें जो आपका 19 क है, मैंने पहले ही बता दिया था, 19 क के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आप कुछ धाराओं पे बात कर लेते हैं। धारा 2 आपकी परिभाषा बताती है। क 2 क यहाँ पर समुचित सरकार के बारे में बताएगा। समुचित सरकार क्या है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। समुचित सरकार आपकी केंद्र सरकार होगी और सक्षम प्राधिकारी हो गए। जो मैंने इससे अभी तक ऊपर पूरा बताया वो धारा 1 थी, अब ये धारा 2 पर चल चुके हैं। तो सक्षम अधिकारी यहाँ पर कौन होंगे? लोकसभा के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, तो विधानसभा के अंतर्गत बात करेंगे तो वहाँ के अध्यक्ष होंगे।
ठीक है। राज्यसभा के अंतर्गत बात करेंगे, विधान परिषद के अंतर्गत बात करेंगे तो सभापति होंगे, आशा करता हूँ आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर मैं बात करूँगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये पूछा जा सकता है कि सक्षम प्राधिकारी इन निम्न में से कौन है, कौन नहीं है, और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट की बात करेंगे, राज्य के अंतर्गत आपके राज्यपाल होंगे। यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आप लोग जानते हैं वहाँ पर जो भी प्रशासक अधिकारी होंगे वो हो रहे होंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप के कौन है, जल्दी मुझे कमेंट सेशन पर बताएं। जितने जल्दी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपसे पूछता रहता हूं, प्लीज़ इन सब का जवाब आपको देना चाहिए। देखो जो जो चीज़ें मैं मेन चीज़ें पूछता हूं, ये चीज़ को आपको अच्छे से आना भी चाहिए। देखो यूनियन टेरिटरी आप लोगों को पता होनी चाहिए 8 हैं, इन सब के प्रशासक कौन हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये चीज़ को आप लोग देख लेना। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के कौन हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन हैं, ये चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूचना क्या है। ये आपके 2 के अंतर्गत आता है। वो आपका क्या था, ये 2 यहाँ पर 2 क्या था, समुचित सरकार। 2 था आपका सक्षम प्राधिकारी, ठीक है, प्राधिकारी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 जो आपका होगा सूचना क्या है। सूचना क्या के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रूप आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, दस्तावेज हो सकते हैं, ज्ञापन हो सकते हैं, ईमेल हो सकता है, प्रेस विज्ञप्ति हो सकती है, परिपत्र हो सकता है, लॉग बुक हो सकता है, संविदा हो सकती है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर कागज पत्र हो सकता है। आप लोग टिप्पण की बात करते हैं ना, अगर वो नेट के थ्रू है तो टिप्पण भी हो सकता है। देखो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इनके विचार विमर्श के बाद ही ये सूचना बनती है। इस चीज़ को आप अच्छी से देख लेना। ये पूछा जा सकता है कि सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये प्रश्न भी बन जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका 2 यानी एफ के अंतर्गत आएगा। अब 2 यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, ग्यो की बात करेंगे। यहाँ पर 2 जो आप लोगों के है ये जे है, इस चीज़ को देख लेना। और जौ की बात कर रहे होंगे तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँगा सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार, इसके अधीन आने वाली जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी सक्षम करेगा कौन, सरकार करेगी। जब भी कोई पूछेगा इस चीज़ को आप लोग देख लेना, सरकार को यहाँ पर इस चीज़ को देना पड़ेगा। इस चीज़ के अंतर्गत बोला गया है। अगर मैं बात करूँगा सभी नागरिकों को ये पूछा जाएगा कि धारा 3 के अंतर्गत क्या है, तो यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी तबके का हो। यहाँ पर ये चीज़ को आरटीआई सबके लिए मान्य है, इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। धारा 4 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी अधिकारियों का कर्तव्य बोला गया है, उनकी बाध्यताएं पूरी गई हैं। बाध्यताएं का मतलब ये है कि 120 दिन के अंतर्गत यहाँ पर 4 मंथ के अंतर्गत ये रखा गया है। और वेतन से संबंधी पूछ सकते हैं, बजट से संबंधी कोई भी अगर सूचना देगा तो आप लोग उस चीज़ की सूचना की आप लोगों को कंप्यूटरकृत जितनी भी है आप लोगों को पहले एक अपना डिटेल बनानी पड़ेगी और सारी की सारी कंप्यूटर में उस डिटेल को लिखना पड़ेगा। और वो सारी सूचना जब तक आप लोग सुलभ कराते हैं तब तक आप लोग उसको अच्छे से बनाकर, दूसरा जब तक कोई आपसे पूछ रहा है तो उसको आप पूरा प्रदान करेंगे, ये इसके अंतर्गत बोला गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य के बारे में दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं धारा 5। धारा 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धारा 5 और 6 ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँगा लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। लोक सूचना अधिकारी कौन होते हैं ये आप मुझे अच्छे से बताएंगे। ये मैं पहले ही बोलूँगा, आपको लोक सूचना अधिकारी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे बिल्कुल बात कर रहे होंगे, ठीक है। धारा 6 के अंतर्गत 10 रुपये को देकर आप लोग किसी से भी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई भी सूचना प्रदान कर सकते हैं। भाषा हिंदी भी हो सकती है, भाषा आप लोगों की यहाँ पर इंग्लिश भी हो सकती है। क्षेत्रीय भाषा की अगर मैं बात करता हूँ तो क्षेत्रीय भाषा आप लोगों की क्या हो सकती है, इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि कहीं कहीं पर भोजपुरी है या भाषा, कोई सी भी भाषा अगर होगी इस चीज़ को देख लेना। जो आपके 22 भाषाओं के अंतर्गत है उसमें भी हो सकती है आरटीआई, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ धारा 12 की, धारा 12 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। 2005 एक्ट के अंतर्गत इस चीज़ को आप लोग देख लेना। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और उसके साथ 10
सूचना आयुक्त के यहाँ पर 10 सूचना आयुक्त होंगे और टोटल मिला के 11 मुख्य सूचना आयुक्त हो 11 सूचना आयुक्त हो रहे होंगे और 11 में से एक क्या है आपके मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अब इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति कैसे करेंगे? राष्ट्रपति सीधे डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो पीएम एक पीएम के अधिकार पर बनी हुई एक समिति होगी। याद रखना, एक समिति होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? पीएम यानी प्रधानमंत्री करेंगे। उनसे सुझाव-वुझाव के बाद ही ये एक अपना आदमी बोलेंगे और उसको राष्ट्रपति साइन करके केंद्र सूचना आयुक्त बनाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब समिति के अंतर्गत कौन आएगा, इस चीज़ को देख लीजिए। समिति के अंतर्गत लोकसभा के विपक्ष के नेता हो सकते हैं। अब देखो, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, गुलाम नबी आज़ाद तो पूरे यहाँ पर जा चुके हैं, जो पहले विपक्ष के नेता थे। अब आप मुझे ये बताएंगे विपक्ष के नेता कौन है इस टाइम? जल्दी बताएं, हैं भी या नहीं है, ये भी बताएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघ के मंत्री कोई भी हो सकते हैं, संघ से कोई भी मंत्री आ सकते हैं, ये इसके अंतर्गत होंगे। ये एक समिति बनेगी, ये जैसे ही बोलेगी कि मैंने याला आदमी चुन लिया है, तो राष्ट्रपति उनको साइन करके मुख्य सूचना आयुक्त बना देंगे और सूचना आयुक्त बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं धारा आर्टिकल 13 के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकी पदावधि के बारे में बताएगी। इनकी पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। सरकार की इच्छा होती है इस पर, इस चीज़ को देख लेना। दूसरा, 65 वर्ष की अगर ये इससे ऊपर हो गए हैं तो तब तक होगी, इस चीज़ को देख लेना। 5 और 65 ये महत्वपूर्ण है। जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है वैसे ही इनका भी हो रहा होता है, निर्वाचन आयुक्त का। आप इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वैसे ही इनका भी पूरा कार्यकाल होता है। अगर मैं बात करूँगा कि धारा 14 की, धारा 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको पद से कैसे हटाया जाएगा इसके अंतर्गत है। अब धारा 15 से लेकर 17 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्य सूचना आयुक्त के बारे में है। अब आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त कौन है? ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। आप लोग कहते हैं ना प्रश्न कहाँ से बनते हैं, बोला तो आपसे आरटीआई गया था, परंतु आरटीआई से देखो कैसा प्रश्न आ गया आपके सामने। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? सूचना आयोग की शक्ति के अधिकार धारा 18 के अंतर्गत आएंगे। धारा 19 के अंतर्गत अपील के मना होने के बाद 30 दिन तक, देखो मैंने पहले ही बताया था। देखो, एक सबसे प्यारी चीज़ मैं आपको आरटीआई के बारे में आज बता देना चाहता हूँ। आरटीआई में सबसे पहले क्या होगा, एक जो चाहता है, एक इंसान होगा जो चाहता है मुझे आरटीआई से कोई सूचना प्राप्त करनी है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? इस चीज़ को आप लोग देख लेना, जन सूचना अधिकारी के पास जाएगा। ठीक है, जन सूचना अधिकारी मान लो उस सूचना को मना दे देता है, कहता है कि मुझे नहीं देना है, तो जब ये मना करेगा, इससे 30 दिन के अंतर्गत ये पूछा जाता है, इससे कितने दिन के भीतर अंतर्गत आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास जा सकते हैं आरटीआई के तहत। तो यहाँ पर याद रखना, 30 दिन के भीतर आप लोग प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो प्रथम अधिकारी भी आप लोगों को वो सूचना देने से मना कर देता है, तो आप लोग सीधे कहाँ जाएंगे? आप लोग जाएंगे आयोग के पास, आयोग के पास जाएंगे। आयोग के पास जाने का, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आयोग के पास जब आप जाएंगे तो आयोग भी मान लो मना कर देता है, तो 90 दिनों के भीतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना, 30 दिन और 90 दिन, 90 दिनों के भीतर आप लोग एससी, याद रखना 32 आर्टिकल के तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत और 226 आर्टिकल के तहत यहाँ पर एचसी, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, इसके अंतर्गत अपील दे सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। पहला जन अधिकारी आएगा, फिर प्रथम अपील अधिकारी आएगा, उसने मना कर दिया तो आयोग के पास जाएंगे, जो आयुक्त बनेंगे, उन्होंने मना कर दिया, उसके 90 दिन के बाद आप लोग 90 दिन के भीतर आप एससी या एचसी से यहाँ पर अपील ले सकते हैं, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय भी है, क्योंकि 19 को आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप लोग पूछेंगे, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट को याद रखना बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर मिल जाती है। उसका रीज़न आपके सामने है, केवल ये मौलिक अधिकारों पर रिट लगा सकता है, परंतु जो एससी है वो मौलिक अधिकार पर भी लगाएगा और यहाँ पर कानूनी अधिकार के अंतर्गत भी लगाएगा। तो ये चीज़ को आप मानकर चलना, आरटीआई के तहत ये दोनों के दोनों आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, जो मैंने आपको अभी बोला।
ठीक है। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, देखो आरटीआई में संशोधन 2013 में हुआ था, इस चीज़ को भी देख लेना। कुछ चीज़ें मैं लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हो सकता है आपको देखने को मिले। आपसे ये पूछा गया था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? कांस्टेबल में जीवी मालवलकर, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं इस टाइम, 2022 की बात चल रही है, 2022 में ये हैं। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन सभापति जो आपके कौन होंगे? उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है जल्दी मुझे कमेंट सेशन पे बताएं। राष्ट्रपति कौन है जल्दी मुझे कमेंट सेशन पर बताएं। ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष यानी हम उत्तराखंड की बात करेंगे क्योंकि हम उत्तराखंड की पढ़ रहे हैं, तो रितु खंडूरी ये पहली महिला अधिकारी होंगी, इस चीज़ को आपको पता होगा। अगर मैं बात करूँगा लोकसभा अभी यहाँ पर राज्यसभा के भी बताएंगे मुझे, राज्यसभा में हमारी महिला अधिकारी कौन गई हैं ये भी आपको अभी मैंने कल बात करी थी। ठीक है। लोकसभा के विपक्ष के नेता बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। गुलाम नबी आज़ाद के बाद क्या कोई अभी तक आए हैं या नहीं? गुलाम नबी आज़ाद तो इससे पहले रह चुके थे, अब मुझे बताएं कौन है अभी। अगर आप लोग ये मुझे बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मैं बता देता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। और अगर मैं बात करूंगा ये कांग्रेस के इस टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं, चीज़ को आप लोग देख लेना। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा होंगे, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यशवर्धन कुमार सिन्हा आपके केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, इस चीज़ को आप लोग मत भूलना। लोकसभा के जो महासचिव हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उत्पल कुमार सिंह, महत्वपूर्ण ऑफ द महत्वपूर्ण मैं कहूँगा ये प्रश्न, बहुत बार ये प्रश्न बना है। लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह होंगे। राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड में तो कौन होंगे मुख्य सूचना आयुक्त? अनिल चंद्र पुनेठा जी, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी जो चीज़ें आज मैं लेकर आया आपके सामने, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, आपने पूरा देखा होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी आपको जितना भी मैंने पीडीएफ बनाया है ये सीधे मिल जाएगा, सारे के सारे आप वहाँ पर मुझसे ले सकते हैं। और आप लोग इस सीरीज़ के अंदर जुड़ जाएँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको मुझे कमेंट सेशन पर डालें। शाम को रोज़ आपको 2 टॉपिक, सिर्फ 2 टॉपिकों के बारे में बताऊंगा, जैसे मैंने आज आईटी एक्ट और यहाँ पर आरटीआई एक्ट के बारे में अच्छे से समझाया था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अपने भाई बहनों को इसको शेयर करते रहें। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।